बेटा देखिए, हम लोग 13th नंबर के क्वेश्चन पे थे और कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे। इसको कंप्लीट करना है। जो लोग अब्सेंट रहे होंगे वो एटलीस्ट ये फॉर्मेट बना के रख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13th के लिए। बेटा देखिए, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को वर्टिकल बैलेंस शीट में कैसे बदला जाए या हॉरिजॉन्टल पीएल अकाउंट को वर्टिकल पीएल अकाउंट में कैसे बदला जाए। और उसके बाद हमने एक चीज सीखी कि उसका कंपेरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बेटा बातें बंद करो, इधर ध्यान दो। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट मतलब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा से। मतलब हमारे लास्ट ईयर के कॉलम में जो इंफॉर्मेशन लिखी है, हम उसको करंट ईयर के कॉलम से कंपेयर करके देख रहे हैं कि उसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। और ये इंक्रीज या डिक्रीज दो तरह से कैलकुलेट करना है। एक एब्सोल्यूट मतलब कि सिंपली माइनस करके पता कर लो कितना है, और दूसरा परसेंटेज के फॉर्म में आपको इसको लिखना है। क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको सबसे ज्यादा समय जिस हिस्से में लगेगा वो क्या है, परसेंटेज। मेन चीज है कि फॉर्मेट को भी दिमाग में रखना है, चाहे वो बैलेंस शीट का हो चाहे वो इनकम स्टेटमेंट का हो। बैलेंस शीट का जब आप फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम असेट को और लाइबिलिटी को थोड़ा अलग तरीके से रीअरेंज करते हैं और उसको नाम भी हम थोड़े अलग तरीके से देते हैं। जैसे असेट को हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड और लाइबिलिटी को हम कहते हैं सोर्स ऑफ फंड। तो जैसे आप अगर बैलेंस शीट का कोई क्वेश्चन देखिए तो वहां पे आपको ये वाला फॉर्मेट है जो फॉलो करना है। लाइबिलिटी को आप क्या लिखने वाले हैं, सोर्स ऑफ फंड। उसमें ओनर का फंड, बोरोड फंड और उसके बाद में टोटल सोर्स ऑफ फंड। और एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी आप असेट को एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं, जहां पे आप फिक्स असेट लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे और वर्किंग कैपिटल में आप करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी लेंगे। तो आपको इस पूरे चैप्टर में बैलेंस शीट के लिए ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है और इनकम स्टेटमेंट के लिए जो फॉलो करना है उस पे तो हम अभी है, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम कल बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, जहां पे हमने सबसे पहले सेल लिया, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हमारे इस प्रॉब्लम में इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं थी, तो हमने दूसरा अप्रोच लिया। हमने कहा कि सेल के दो हिस्से होते हैं। अगर सेल 100% है तो उसमें से एक हिस्सा प्रॉफिट यानी कि जीपी का होता है। अगर जीपी 20% है तो जो बचा है वो आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस लॉजिक से हमने यहाँ देखा कि हमको जीपी दिया है 25, तो हमने कहा कॉस्ट कितनी है 75। यहाँ जीपी दिया है 30, तो हमने कहा कॉस्ट कितनी है 70। तो हमने इस क्वेश्चन में सेकंड अप्रोच को यूज किया। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो आपको पता चला कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और फिर उसमें से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए तो पता चला ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है।
फिर वहां से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस की और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस की। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी वो खर्चे या लॉसेस जो बिजनेस में रेगुलर नहीं है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी वो इनकम जो आप नॉर्मली पीएल अकाउंट के क्रेडिट पे लिखते हो। तो आपको पता चला कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, टैक्स माइनस किया तो पता चला कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। तो ये वाला क्वेश्चन हमको कंप्लीट करना है, लेकिन कुछ लोगों ने 2 दिन छुट्टी मनाई तो उनके तो सब ऐसे सर के ऊपर से जाएगा। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम, पहले फॉर्मेटिंग करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए शुरू से एक बार फॉर्मेटिंग करके देख लेंगे। 5 कॉलम बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसमें लिखिए पर्टिकुलर्स 2018 2019 एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, कमेंट। ये हेडिंग लगाइए। बेटा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास एक रॉ डेटा दिया है जिसमें हमको पी एंड एल अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। हम इसको वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, और वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करके जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। मतलब आपको 2 साल के डेटा को कंपेयर करना है, और इस डेटा को कंपेयर करके आपको ये पता करना है आइटम बाय आइटम कि क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल से। हमारे पास 2 साल का सेल का फिगर अवेलेबल है 670 और 8 लाख। अगर आपके प्रॉब्लम में अवेलेबल हो तो आप सेल में से हमेशा सेल रिटर्न माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो कोई सेल रिटर्न दिया हुआ नहीं है। तो आपके पास में आ गया नेट सेल। बेटा अगर हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट को दिमाग में ले तो आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट पे सेल होता है और ट्रेडिंग के डेबिट पे सारे खर्चे होते हैं। अगर मैं सेल में से, कमाई में से खर्चा माइनस कर दूं तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। आप इसको ऐसे देखिए कि यह है अपना रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट। एक रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या एलिमेंट होते हैं? तो क्रेडिट पे 2 चीजें होती है नॉर्मली, सेल और क्लोजिंग स्टॉक।
और डेबिट पे होता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट की टोटल में से जब आप डेबिट की टोटल माइनस करते हो तो आपको पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये वाला हिस्सा कंसीडर करो तो ये हिस्सा आपको बताता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहीं से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बनता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर इतना आप करेंगे तो जो मिलेगा उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी अगर आपके प्रॉब्लम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया नहीं है तो आप इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके क्या पता कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो माल मैंने बेचा उस बेचे गए माल की कॉस्ट कितनी है वो आपको यहां से पता चलेंगी। आपको ऐसे नहीं पता करना है तो दूसरा रास्ता क्या है, सेल में से जीपी माइनस करो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, सेल माइनस जीपी। तो अगर आप सेल में से प्रॉफिट माइनस करो तो भी आपको जो मिलेंगी वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को ना जीपी तक जाना है। अगर जीपी तक जाना है तो सिंपली सेल में से कॉस्ट को क्या किया जाए, माइनस। अब इस प्रॉब्लम में ये कॉस्ट आपको रेडीमेड दी है, न दी होती तो आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा के निकाल लेते। यहां तो रेडीमेड दे दी 4.5 लाख और 5.5 लाख, तो यहां से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने जो माल बेचा उसकी जो कॉस्ट है वो 4.5 लाख और 5.5 लाख है। सेल में से कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। मतलब इतने हिस्से में हमने क्या किया, तो बेटा इतने हिस्से में हमने सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स को वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। जहां पे हमने लिखा सेल, उसमें से माइनस किया सेल रिटर्न और उसमें से माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेडीमेड था करके हमने रेडीमेड लिखा। अगर रेडीमेड नहीं रहता तो हम क्या करते, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते। तो आप 670 में से माइनस कीजिए 450 तो आ गए 220। 8 में से माइनस कीजिए 5.5 तो आ गए 250। फिर यहां से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ही कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे हैं जो पीएल में डेबिट होते हैं। तो पीएल में क्या डेबिट होता है, तो पीएल में ऑफिस के खर्चे डेबिट होते हैं, पीएल में सेलिंग के खर्चे डेबिट होते हैं। तो आपको ऑफिस का खर्चा सेलिंग का खर्चा दिया हो तो आप यहां से उसको क्या करो, माइनस। इस क्वेश्चन में रेडीमेड इसी नाम से दिए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ही नाम से दिए हैं 45 और 68। तो आप डायरेक्ट ही लिख लो 45 और 68। तो आपको पता चलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब बिजनेस चला के मेरे को कितना मुनाफा हुआ उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 220 में से 45 गए
175 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 250 में से 68 गए, 182 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर थोड़ा वापिस आप पीएल अकाउंट को दिमाग में लीजिए। पीएल के डेबिट पे हम लोग लॉसेस भी लिखते हैं, तो वो जो लॉसेस हम पीएल के डेबिट पे लिखते हैं वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जैसे लॉस बाय फायर, या हमने कोई असेट बेच दी, असेट बेचने पे हमको लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये बिजनेस के क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो अगर आपके पास में कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो तो आप उसको माइनस करेंगे। इस प्रॉब्लम में नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पे नजर डालिए तो यहां पे कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। ऐसे ही पीएल अकाउंट के क्रेडिट पे आप बहुत सारी इनकम लिखते हो, जैसे इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, या फिर आप पीएल के क्रेडिट पे लिखते हो कमीशन की इनकम, रेंट की इनकम। ये सब आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, और ये इनडायरेक्ट इनकम जो है इसी को हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बिजनेस चला के इनकम नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे। अगर अवेलेबल हो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब ऐसी इनकम जिसका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बेटा पीएल अकाउंट बनाते समय ये चीजें डेबिट और क्रेडिट की जाती है। लॉसेस पीएल में डेबिट किए जाते हैं, इनकम पीएल में क्रेडिट की जाती है, तब जाके आपको जो मिलता है वो है नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों भी एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है। इस नेट प्रॉफिट को हम कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यह ऐसा नेट प्रॉफिट है जो टैक्स देने के पहले का है। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स। प्रॉब्लम में देखिए, आपको टैक्स का रेट कितना दिया है, 50%। तो आप यहां पे टैक्स माइनस करेंगे 50%। 175 का 50% 87,500, और 182 का 50% 91। तो आपको पता चला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 87,500 और 91। तो बेटा आपके क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट दिया जा सकता है, आपके क्वेश्चन में आपको रॉ इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, और आपको उस इंफॉर्मेशन पे से इस तरह से एक वर्टिकल अरेंजमेंट करनी है और वर्टिकल फॉर्म में डेटा को लिख देना है। और क्योंकि आप बना रहे हैं कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो आपको कंपेयर करना है आइटम बाय आइटम कि चीजें बढ़ी है या घटी है। तो आपका सेल 670 से 8 लाख हो गया, मतलब हमारा सेल 130 से इंक्रीज हो गया। तो यहां पे आप लिख देंगे 130 से हमारा सेल इंक्रीज हो गया। सेल रिटर्न तो कुछ है ही नहीं, नेट सेल सेम 130 से इंक्रीज हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4.5 से 5.5 लाख हो गया, यानी कि 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो गया।
एक 30 में से एक माइनस करोगे 30,000 प्रॉफिट, या दो 20 में से दो 50 कंपेयर करोगे तो भी आंसर आएगा 30,000। तो आप देख पा रहे हैं कि 30,000 से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 45 से 68 हो गए, मतलब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस 23,000 से इंक्रीज हो गए। यदि आप 30 में से 23 माइनस करो तो 7,000 आते हैं, या फिर आप 175 और 182 का डिफरेंस लो तो ये भी 7,000 आते हैं। 7,000 से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। प्रॉब्लम में कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है, तो 7,000 से हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। टैक्स 87,500 था, अब 91,000 पे पहुंच गया, मतलब 3,500 से अपना टैक्स इंक्रीज हो गया। तो 7 में से 3.5 गए, 3.5 बचे, या 87,500 और 91 का डिफरेंस लो तो ये भी 3,500 आता है। तो बेटा यहां तक आपका प्रॉब्लम बहुत इजी है। आपको सिंपली एक वर्टिकल फॉर्म में स्टेटमेंट को अरेंज करना है। वर्टिकल फॉर्म में स्टेटमेंट अरेंज करने के बाद आइटम बाय आइटम उसका कंपैरिजन करना है, और उसके आगे कमेंट में लिख देना है इंक्रीज या डिक्रीज। लेकिन ये इंक्रीज या डिक्रीज आपको किस फॉर्म में शो करना है, परसेंटेज के। तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इनटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर्स वैल्यू। तो जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं कि चेंज जो है वो 1/30 का है, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर की वैल्यू 670 है। इसका मतलब 670 पे 1/30 का इंक्रीज हो गया। सिंप्लीफाई किया तो यह आता है 19.4%, 19.40%। सेम फिगर्स है तो यहां पे भी आंसर वही रहेगा, 19.40%। फिर 1,00,000 रुपए का चेंज है, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर की वैल्यू 4.5 लाख। 1,00,000 को 4.5 लाख से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 22.22% का इंक्रीज है। 30,000 से प्रॉफिट बढ़ा है, जीपी बढ़ा है। 30,000 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 100, 13.64%। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 23,000 से बढ़ गए, 45 का बेस है प्रीवियस ईयर का, यानी 51.11% का इंक्रीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,000 रुपए से बढ़ गया, 175 का बेस है, तो ये हो गया 4% का इंक्रीज। यहां पे भी आंसर 4%। टैक्स आपका 3,500 से बढ़ गया 87,500 के बेस पे, तो ये भी है 4% का इंक्रीज। यहां पे भी सेम आएगा 4%। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाने का फायदा यह है कि आपको साइड बाय साइड चीजें मिल जाती है। आप साइड बाय साइड कंपेयर करके देख सकते हो कि कितना चेंज आया किस आइटम में, सेल घटा की बढ़ा, कितने परसेंट से कम ज्यादा हुआ, प्रॉफिट घटा की बढ़ा, कितने परसेंट से कम ज्यादा हुआ। ये एनालाइज करने में कंपेरेटिव स्टेटमेंट आपकी मदद करता है। तो ऐसा ही एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बनाया था। उसमें स्टेटमेंट बन के तैयार है,
केवल आपको उसका एनालिसिस करके लिखना है। जो लोग अपसेंट थे वो इसको कॉपी करेंगे, जिन्होंने कल लिखा है वो इसके आंसर निकाल लेंगे। बेटा ये सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला कैलकुलेशन हो गया सबका लिख के? अरे हाँ या ना कुछ तो बोला करो, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो ये आगे का भी लिखना है। यहाँ तक हो गया ना सबका? तो इसके आगे का लिखो, जिनके पास लिखा है वो इस बचे हुए को सॉल्व करो। बेटा बोलिए ये हो गया क्या पूरा लिख के? कितने लोगों का हो गया ये पूरा लिख के? अब जरा 2 मिनट इधर ध्यान देना, फिर से समझो, क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्ट आ जाए, पिछले 2 दिन वो छुट्टियां मना रहे थे, तो थोड़ा दिमाग में लो कि क्या चल रहा है। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नाम के टॉपिक पे है, जहां पे हम अपने रेगुलर अकाउंट्स को वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करके 2 साल के डेटा को आपस में कंपेयर करना सीख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने डेटा को वर्टिकल फॉर्म में अरेंज किया। और इस डेटा को वर्टिकली अरेंज करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले लिखो सेल, उसमें से माइनस करो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट में से माइनस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो पता चलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें से माइनस करो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉसेस वगैरह, और प्लस करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब जो पीएल के क्रेडिट पे इनकम आप लिखते हो वो। तो आपको पता चलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स गया तो पता चलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहला काम आपका क्या है कि डेटा वर्टिकली अरेंज कर लो। और एक बार आपने डेटा वर्टिकली अरेंज किया, तो जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया, आपको सिंपली उसके क्या निकालने हैं, चेंज, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज में चेंज। परसेंटेज में चेंज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे चेंज इनटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर्स वैल्यू। तो आपका कंपेरेटिव स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। कंपेरेटिव स्टेटमेंट इनकम का भी बनता है, यानी पीएल का भी बनता है, और कंपेरेटिव स्टेटमेंट आपकी बैलेंस शीट का भी बनता है। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं किसका है, पीएल का। और आगे जाके आप फॉर्मेट जो देखेंगे वो किसका देखेंगे, बैलेंस शीट। हालांकि बैलेंस शीट के क्वेश्चन अपने कंपेरेटिव के हो गए, फिर भी आगे हम उस पर क्वेश्चन लेंगे। तो मैं एक बार और एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूं ताकि ये फंडा और क्लियर हो जाए। ये मैं ले रहा हूं टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन। रेफरेंस में आप लिखना टेक्स्ट बुक पेज 350, क्वेश्चन नंबर 4। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 350 और उसका क्वेश्चन 4। बेटा देखो, कंपैरिजन हमेशा दो चीजों के बीच में होता है। तो अगर 2 साल का डेटा अवेलेबल है तो ही आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना पाएंगे। यहाँ पे डेटा 2 साल का दिख रहा है आपको कि 1 साल का दिख रहा है, 1 साल का। तो यहाँ पे आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे आप केवल क्या बना पाएंगे, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो हम इस डेटा पे से वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो हेडिंग लिखिएगा, रेफरेंस लिख लो टेक्स्ट बुक का पेज 350 क्वेश्चन 4, और हेडिंग लिखो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट।
particulars rupees and total rupees. Vertical income statement, particulars rupees and total rupees. बेटा जैसा कि पिछले एक दो क्वेश्चन पे से आप ये समझ ही चुके हैं कि इस स्टेटमेंट की शुरुआत हमेशा सेल से होती है, तो आप यहां पे लिखेंगे सेल, और ट्रेडिंग के क्रेडिट पे आपको ये सेल 12 लाख रुपए का दिखाई दे रहा है। अगर अवेलेबल हो तो आप इसमें से सेल रिटर्न माइनस करेंगे। सेल रिटर्न 0 है, इस क्वेश्चन में नहीं है, तो आपको पता चलेगा नेट सेल। जैसा मैंने कहा कि वर्टिकल स्टेटमेंट क्या है, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है, इस हॉरिजॉन्टल डेटा को ही आप वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, तो आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो तरीके हैं। एक तो सेल माइनस जीपी करो तो आ जाता है, या फिर आप वाकई में कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। तो वाकई में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास में ये सारा यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है, बस इसी को ले लो। ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख, यहाँ पे लिखो ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, प्लस करो परचेस। हमने माल खरीदा है 9 लाख, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आपको वेजेस दिया है 1 लाख, वेजेस 1 लाख, तीनों की टोटल लगाओ 12 लाख, माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक। आप जानते हैं बेटा कि डेबिट और क्रेडिट आपस में माइनस होते हैं, तो 3 आइटम आपको डेबिट पे दिए हैं, अकेला क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट पे दिया है, तो आप डेबिट में से क्रेडिट क्या करेंगे, माइनस। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आपकी असेट है, इसलिए आप उसको खर्चे में से हटा रहे हो, तो आपको पता चला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 9 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख। यदि मैं सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूं तो पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो आप देख पाएंगे कि 12 में से 9 गए, 3 लाख का अपना ग्रॉस प्रॉफिट है। और यदि आप इस क्वेश्चन को रिफर करें तो यहाँ पे भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और वो 3 लाख है। हमने डेटा वर्टिकली अरेंज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया 3 लाख। यहां से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी वो खर्चे जो पीएल में डेबिट होते हैं। ऑफिस के एक्सपेंस, सेलिंग के एक्सपेंस, ये सब पीएल में डेबिट होते हैं। तो आपके पास 3 तरह के एक्सपेंस दिए हैं, ऑफिस, सेलिंग और फाइनेंस एक्सपेंस। तो यहां पे लिखिए ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस
और फाइनेंस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और फाइनेंस एक्सपेंस। क्वेश्चन में देखिए, एक 25, एक और 30, यहां लाइए, एक 25, एक और 30, टोटल लगाइए 255। 3 लाख में से 255 गए, तो आपको पता चला ऑपरेटिंग प्रॉफिट 45,000। आप अपने क्वेश्चन में भी देखोगे तो आपको जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है वो कितना है, 45। पर इस स्टेटमेंट में और कुछ चीजें होती है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई भी है, कि अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, तो ऐसा कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो तो आप उसको माइनस करेंगे। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो तो आप उस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करेंगे। इस प्रॉब्लम में क्रेडिट साइड पे कोई इनकम नहीं है, मतलब इस प्रॉब्लम में कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम अवेलेबल नहीं है। जो नतीजा आपको मिलेगा उसको आप कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स माइनस करेंगे। इस प्रॉब्लम में टैक्स नहीं है, तो आपको इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेटा इस तरीके से आप ये पूरा स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल फॉर्म से वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसी का एक स्टेप आगे जाओ तो कंपैरिजन है, जिस कंपैरिजन में आप एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंजेस निकालेंगे। तो वैसा भी एक क्वेश्चन लेंगे। बेटा देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है तो कंपैरिजन करने के लिए कम से कम 2 साल का डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो जब आपके प्रॉब्लम में 1 साल का ही डेटा हो तो समझ जाना सिर्फ वर्टिकल स्टेटमेंट बनाना है, 2 साल का डेटा हो तो समझ जाना कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाइए। तो हेडिंग लिखिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन 5। टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी है उसका क्वेश्चन नंबर 5, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट बनाइए, उसमें 5 कॉलम रखिए। इसको हेडिंग लगाइए, पर्टिकुलर्स 2017 2018 एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज और कमेंट।
अब बेटा जैसा फॉर्मेट हम लोगों ने सीखा है हम उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, यानी शुरुआत करेंगे सेल से। 2 और 3 लाख आपको सेल का फिगर दिया है। सेल में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था। ये वाले क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उन्होंने रेडीमेड दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया है 1, 20 और 80। तो यहां ले लो 1, 20 और 80। यदि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 80, और यहाँ पे आ गया 3 में से 80 माइनस किए तो 220। 80 और 220। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस अवेलेबल है 8000 और 12000। 8 और 12। तो आपको पता चलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80 में से 8 गया 72, और 220 में से 12 गया 2,08,000। यह आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में आपको टैक्स दिया है 50%। माइनस कीजिए टैक्स एट द रेट 50%। 2,08,000 का 50% 1,04,000, और 72 का 50% 36। तो आपको पता चला कि आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 36 और 14। बेटा इसमें हमने क्या क्या चीजें नहीं लिखी, तो हमने सेल रिटर्न नहीं लिखा क्योंकि था ही नहीं। हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैलकुलेशन नहीं लिखा क्योंकि रेडीमेड दिया था। हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं लिखी क्योंकि प्रॉब्लम में दी ही नहीं थी। जितना दिया था उतना लिखा। एब्सोल्यूट चेंज 2 से 3, 1 लाख का इंक्रीज। 1, 20 से 80, 40,000 का डिक्रीज। 80 से 2, 20, 1, 40 का इंक्रीज। 1, 40 से हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 8 से 12, 4,000 का इंक्रीज। उसके बाद नेट प्रॉफिट आपका 2,08,000 हो गया 72 से 1,36 का इंक्रीज। टैक्स आपका 36 से 1,04,000 चला गया 68,000 का इंक्रीज। और आपका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है उसमें भी 68,000 का इंक्रीज।
बेटा एक कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पे हो सकता है, वो थोड़ा क्लियर कर लो। आप बोलेंगे सर 80 से 2 20, 1 40 बढ़ा, ये तो समझ में आया, पर अगर हम एक में से 40 माइनस करें तो 60 ही बचते। ऐसा नहीं है, इसको ऐसे पढ़ो कि आपका खर्चा जो है वो कितने से कम हो गया, 40। खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो खर्चा कम हुआ करके प्रॉफिट जो है वो आपका क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसी को परसेंटेज में चेंज करेंगे। परसेंटेज में चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, चेंज इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू। चेंज इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू। तो आप देख सकते हैं बेटा कि 1 लाख का चेंज है, प्रीवियस ईयर वैल्यू 2 लाख है, तो 2 लाख पे 1 लाख का चेंज यानी 50% का चेंज। यहाँ चेंज 40 है, 1 20 पे, तो 40 डिवाइडेड बाय 1 20, 33.33% का चेंज। यहाँ 1 40 का चेंज है 80 पे, 1 40 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 175% का चेंज है, 175। देखो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 80 था और वो 80 से कितना हो गया, 140। 80 से 140 मतलब आपका चेंज जो है वो कितना है, 1 40, और बेस वैल्यू आपकी जो है वो कितनी है, 80। तो जो चेंज है वो कितने का है, 175%, 175% का वो चेंज है। सोचो अगर 80 के डबल हो जाते, कितने हो जाते, 160, तो आप बोलते थे कि 80 का दुगुना हो गया, मतलब डबल का चेंज है। यहाँ पे 80 से 1 40 हो गया, मतलब कितने का चेंज आपको देखने को मिला, तो वो चेंज आपको कितने का देखने को मिला, 175। तो आपको करना क्या है, आपको चेंज का फिगर लेना है, चेंज का फिगर लेके उसको बेस वैल्यू से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस 4, चेंज है बेस आपका 8 है, तो 4/8 करोगे तो 50% का चेंज दिखेगा। फिर आगे बढ़िए, तो यहां पे आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है 136, बेस है आपका 72, तो आप लेंगे 136 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 72, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 188.89। टैक्स 68, 36, 68 का चेंज है डिवाइडेड बाय 36, 188.89, यहाँ पे भी 188.89। बेटा इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते, देखो ऐसे समझो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 था, 80 से 2 20 हो गया, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, 1 40 से। इसका मतलब ये हुआ कि 80,000 का आपका जो प्रॉफिट था, वो 80,000 का प्रॉफिट 2 20 पे पहुंच गया। तो एक्चुअल में ये जो 175% है, ये 175% कहाँ से कहाँ तक की जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 80 से 220 की जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप 80 से 140 देखोगे तो कंफ्यूजन होगा आप, क्योंकि आप 80 से 140 देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो केवल 75% ही बढ़ा, लेकिन अपन 80 से 140 नहीं निकाल रहे, 140 तो अपने आप में क्या है, चेंज है। आप निकाल रहे 80 से कितना, 220, तो 80 से 220 हुआ, यानी कि ये जो चेंज है ये डबल से भी ज्यादा का चेंज है। तो कितने का चेंज है, 175। तो अगर आप कैलकुलेटर पे
80,000 का 175% निकाल के देखोगे तो बराबर कितना मिलेगा आपको? 140। समझे? तो यह 80 में एक 40 प्लस हुए तब जाके 2 20 हुआ। तो ये 175 से आप कंफ्यूज मत होना। तो बेटा इस तरीके से आपका जो है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनता है। तो अब तक हम इस चैप्टर में क्या क्या सीख चुके हैं? तो हम सीख चुके हैं वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना, कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना और कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना। 4 बातें सीख ली है। अब एक नई बात हम कल सीखेंगे, वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कल हम कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पे बात करेंगे।